What is the radius of curvature of a plane mirror? What is the radius of curvature of a plane mirror? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितनी है? फोकल लेंथ पता है? अगर फोकल लेंथ पता है तो f = r/2 से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता चल जाएगा. Who will tell? What is the radius of curvature of a plane mirror? Now anybody of you, sit down. Half of focal length, वो तो लिख दिया मैंने. बच्चे, focal length of a plane mirror is infinite. So radius of curvature of a plane mirror is also infinite. Note करो. Focal length of a plane mirror is infinite and radius of curvature is also infinite. Radius of curvature is also infinite. Dhruv, you stand up now. What is the magnetic field at the ends of a solenoid carrying current? What is the magnetic field at the ends of a solenoid carrying current? Last time स्पेशली मैंने ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कराया था इससे. हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. सेंटर पे कितना है? μ0 ni और एंड्स पे है μ0 ni डिवाइडेड बाय 2. बट एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज μ0 ni. μ0 ni एंड्स पे है μ0 ni डिवाइडेड बाय 2. दोनों एंड्स. ठीक है. इसका ग्राफ भी बनाया था, आपको याद होगा. करंट के साथ भी ग्राफ बनाया था, इसके साथ भी ग्राफ बनाया था हमने, है ना, डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. बैग नीचे. ठीक है. नेक्स्ट लेट अस नाउ डू सम डेरिवेशंस टुडे. पुट योर बैग डाउन. So let us first of all derive resistances in series and then in parallel. इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं. पहले ये मुझे कौन बताएगा? आरजू will tell me. You are given a number of resistances. We want that minimum current should flow through the circuit. How we should connect the resistors, in series or in parallel? You are given a number of resistances. We want minimum current to flow in the circuit. How we should connect the resistances, in series or in parallel? Series में. Why? सीरीज में मोर रेजिस्टेंस है ना. पैरेलल का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि सीरीज का? सीरीज का. तो इसलिए क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट कम होगा. तो हम कह रहे हैं मिनिमम करंट फ्लो करना चाहिए, तो हमें उनको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा. अगर हम मैक्सिमम करंट चाहते हैं तो मिनिमम रेजिस्टेंस वो होगा पैरेलल. So you should know this, that series resistance is always greater than parallel resistance. On this basis, there is a question लिखिए. VI graph is given for two conductors, for two materials या two combinations A and B. आप बताइए कि इनमें से कौन सी जो लाइन है that represents series combination and which line represents parallel combination? सीरीज वाली ए है. क्यों है? क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा है. जिसकी स्लोप ज्यादा इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, बिकॉज वीआई ग्राफ की स्लोप हमें रेजिस्टेंस बताती है. तो क्योंकि ए की स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है. एंड सिंस सीरीज रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन पैरेलल, इसका मतलब ये सीरीज को रिप्रेजेंट करती है.
So A is representing series combination, B is representing parallel combination. B is representing parallel combination. Is that okay? Fine. All right. Fine. अब हम सीरीज और पैरेलल की डेरिवेशन कर लेते हैं. क्लास में हमने 2 रेजिस्टर्स लिए थे, अब हम 3 रेजिस्टर ले लेते हैं. ठीक है. तो 3 रेजिस्टर्स आर गिवन R1, R2, R3. आप अपनी कॉपी पे करना स्टार्ट करिए जिनको आता है. So number of resistors are said to be connected in series if they are connected end to end, one after the other. एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अगर कनेक्टेड है तो इसका मतलब वो सीरीज में है. तो यहाँ पे ये तीनों सीरीज में है. करंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, सेम करंट विल फ्लो थ्रू देम and it will end at the negative terminal. ठीक है दीपांशु? अच्छा चलो अब फिर ये भी बता दो कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है सीरीज. Which quantity remains same in series combination of resistance? हाँ यही बताएगा. क्या? सेंटर. सेंटर इज अ क्वांटिटी. चलो तुम बताओ. बताओ. 3 क्वांटिटीज हैं V, I, R. R तो आपके सामने अलग अलग है. V इज द बैटरी पोटेंशियल. V सेम है कि I सेम? I सेम है. आप देख रहे हो सेम करंट फ्लो कर रहा है तीनों में से. So which physical quantity remains same in series combination? Current remains same. Since they are all in one wire, same current जाएगा. इसीलिए जो एक रूम के अंदर डिवाइसेस उनको सीरीज में नहीं लगाया जाता. अगर एक बंद हो गया बाकी सब बंद हो जाएंगे क्योंकि इन सब में से सेम करंट फ्लो करता है. कम बैक टू यू. अब इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस अलग अलग होंगे. अगर करंट सेम है सब कुछ सेम थोड़ी होगा. रेजिस्टेंस डिफरेंट है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंसेस भी डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स फॉर्मूला. अकॉर्डिंग टू ओम्स फॉर्मूला करंट सेम है बट रेजिस्टेंस डिफरेंट है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंसेस भी डिफरेंट होंगे उनके अक्रॉस. वी हैव रिटन द पोटेंशियल डिफरेंस. गॉट इट? अब टोटल बैटरी पोटेंशियल इज सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल. टोटल बैटरी पोटेंशियल इज द सम ऑफ individual potential differences. Using Ohm's formula we can write V1 as I1 R1. पर मैं लिख रही हूँ सिर्फ I R1 क्योंकि I1 I2 नहीं है, वो सब सेम है. तो I have written only I R1 in place of V1. क्लियर है ये? V2 को कैसे लिखोगे? I R2 और ये I R3. How will you write total potential difference? IRS. टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. हम वही रेजिस्टेंस RS निकालने जा रहे हैं जो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. इट इज अ सिंगल रेजिस्टेंस दैट वुड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस टुगेदर. तो वो हम इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस ही निकालने जा रहे हैं जो इन सबको रिप्रेजेंट करेगा. I कॉमन, then I gets cancelled. So in series we always add them up. Simply एक को दूसरे को तीसरे को ऐड कर दो. जितने भी हैं उन सबको ऐड कर दो. Simply आपका सीरीज का रेजिस्टेंस है and that is why this is maximum possible resistance. ठीक है भाई? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस. दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन. पहले मुझे कौन बताएगा व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल? व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल. बताइए पैरेलल में कब कहते हैं? जब सीरीज में तो हमने बोला कि व्हेन दे आर कनेक्टेड इन वन वायर एंड टू एंड वन आफ्टर द अदर दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. पैरेलल में कब कहते हैं?
व्हेन दे आर कनेक्टेड बिटवीन सेम 2 पॉइंट, और अलग अलग ब्रांचेस में होते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो पैरेलल में. So when a number of resistors are connected between same 2 points, they are said to be connected in parallel. Again we have taken 3 resistances, now they are connected in parallel. R1, R2, R3. ठीक है. अब सपोज टोटल करंट इज आई, तो ये करंट आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. आप देख रहे हो, इसमें से I1, सपोज I2 और सपोज I3. अगेन these 3 currents will meet here and total current will I again. जितना बैटरी में से निकला उतना वापस भी आना चाहिए, उतना ही हमेशा वापस एंटर करना चाहिए. सीरीज में V सेम नहीं, उसमें तो हमने देखा V इज इक्वल टू IR1 V1 जो था वो IR2 था, रेजिस्टेंस डिफरेंट थे ना. अगर उसमें रेजिस्टेंस सेम हो तो इक्वली पोटेंशियल डिवाइड होगा, पर उसमें सेम नहीं रहता. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. उसका रीजन क्या, आई टेल यू. आपने देखा करंट डिफरेंट है, डिफरेंट ब्रांचेस में से डिफरेंट करंट जा रहा है. जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें से कम करंट जाएगा, जिसका कम है उसमें से ज्यादा करंट जाएगा. तो आप देखते हो कि V इज इक्वल टू IR, इफ दिस इज ग्रेटर दिस इज स्मॉलर एंड वाइस वर्सा. तो ये प्रोडक्ट सेम रहेगा. इनके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. सो दैट्स व्हाई इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम. तो इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना बैटरी का पोटेंशियल है. अगर ये सारे पैरेलल में, सिर्फ पैरेलल में ही दिए, साथ में एक और अगर लगा हुआ है सीरीज में, तो इनका कुछ पोटेंशियल होगा प्लस उसका पोटेंशियल, वो बैटरी का टोटल पोटेंशियल. ठीक है, क्योंकि इन तीनों का तो सेम होगा प्लस आगे जो है सीरीज में उसको ऐड करेंगे तो टोटल आएगा. इस केस में ये V इन तीनों के पोटेंशियल के इक्वल, मतलब सेम है. ठीक है. नाउ इन दिस केस we will write that I is sum of 3 currents. Using Ohm's formula, I is equal to V over R. So let us write I1, V over R1, I2, V over R2, I3, V over R3, I is V over R3. तब बहुत ही बुरा लगता है जब आप लोग ओम्स फॉर्मूला गलत लिख देते हैं. और इस पेपर में, ऑफलाइन पेपर्स में बहुत बच्चों ने गलती की हुई है. आई जो है वो V ओवर R, V इंटू R कर देते हैं. तो V याद रखना है, VIR, ये ओम्स फॉर्मूला. आगे उसमें से I बार निकाल लो, R बार निकाल लो, दैट इज अप टू. तो इतनी छोटी सी मिस्टेक के पीछे आगे सारा कुछ गलत हो जाता है. तो प्लीज ऐसी मिस्टेक मत किया. ठीक है. अब यहाँ पे V ओवर RP को हम लिख सकते हैं V इंटू 1/RP. Take V common here. V gets cancelled, so we get 1 over RP. ये एक दूसरी मिस्टेक है जो करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3. R नहीं है यहाँ पे, 1 ओवर RP है. कीप दिस थिंग इन माइंड. अगर यहाँ R हो गया आगे फिर सब गलत, फिर आगे सारी कहानी खत्म. आपका मेथड बिल्कुल ठीक होता है. जैसे पेपर में क्वेश्चन इस टाइप का था, ये था, साथ में 2 पैरेलल में थे, एक क्वेश्चन था उसमें ये था. इन दोनों का आपको पता था पैरेलल है, उसके बाद ये सीरीज में है. आगे सब ठीक सॉल्व किया था, फिर करंट भी ठीक निकाला था. पर यहाँ पे अगेन देयर वाज द सेम मिस्टेक कि R1 R2 का जब पैरेलल में निकाला उसको 1 ओवर R नहीं किया. वो उसका आपने रेसिप्रोकल नहीं लिया, ऐसे ही उसमें ऐड कर दिया. आपका टोटल रेजिस्टेंस भी गलत निकला, आई भी गलत निकला. ठीक है. सो दिस थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि यहाँ 1 ओवर R है. जब एलसीएम लेके सपोज आपका यहाँ पे 6/2
7 बाय सपोज 12 आ गया, तो आरपी निकालना नहीं भूलना है, 12 बाय 7 ओम। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। उसको बाद में इन्वर्ट करना जरूर, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। गॉट दिस पॉइंट? चाहे ये बहुत छोटी सी बात है, बार बार बता भी रहे हैं, पर प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड इफ यू वांट टू। और मैं आपको बार बार ये भी बता रही हूँ कि पेपर इज नॉट इजी। प्री बोर्ड पेपर जो है वो काफी चैलेंजिंग होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इतने नहीं है उसमें, तो ध्यान रखना। वो नहीं ना कर सकते हम, फिर बोर्ड के लिए आपको प्रिपेयर करना है ना। नहीं, वो आसान नहीं था पिछली बार, बहुत, उससे तो बहुत हो गया। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन। सो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये मिनिमम है जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड डेरिवेशन है इस चैप्टर की हमारी, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग की डेरिवेशन। सबसे पहले स्टेटमेंट बताइए, कौन कौन बताएगा? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग? असीस आती है? देखो क्रैम मत करो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक बल्ब है आपके पास, कुछ देर वो चलता रहा, उसमें से करंट पास करता रहा, उसका हाथ लगाओगे वो गर्म हो जाता है, बस ये हीटिंग इफेक्ट है। सो व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर अगर मुश्किल लगता है वायर लिख लो। व्हेन करंट इज पास थ्रू अ वायर फॉर सम टाइम, इट गेट्स हीटेड अप and the amount of heat produced is given by H is equal to I square RT. This is called Joule's law of heating. मतलब ये बस यही बता रहा है कि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, जब करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। दिस इज द ओनली मीनिंग। So Joule's law of heating, I again repeat, when current is passed through a wire for some time, it gets heated up and the amount of heat produced is given by H is equal to I square RT. It was very very surprising जब आप लोगों ने 5 मार्क्स का क्वेश्चन ओम्स लॉ का था और वहां पे इसकी स्टेटमेंट लिख दी थी। ओम्स लॉ में हम जाउल्स लॉ की स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है? कई बच्चों ने, एक बच्चे ने नहीं, कई बच्चों ने लिखी थी, तो ये अच्छी तरह से देख लीजिए, ये जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। When current is passed through a wire for some time, it gets heated up. When current is passed through a wire for some time, it gets heated up and the amount of heat produced is given by this. ये फॉर्मूला लिख देना फिर। Amount of heat produced is given by H is equal to I square RT. अब इसका प्रूफ देखो, इसकी दो और फॉर्म्स भी हैं, दो और फॉर्मूले भी हैं। कौन बताएगा? दो और फॉर्मूले हैं इसके। वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर आर नहीं, वी स्क्वायर ओवर आर और वी आई टी, तीन फॉर्मूले हैं इसके एक्चुअली। न्यूमेरिकल में हमें अगर आई आर दिया हुआ है तो हम आई स्क्वायर आर टी यूज कर लेते हैं, अगर वी और आर दिया हुआ है तो हम वी स्क्वायर ओवर आर टी यूज कर लेते हैं, अगर वी और आई दिया तो हम वी आई टी यूज कर लेते हैं। नहीं तो हमें ओम्स फॉर्मूला इसमें डाल के उसको निकालना पड़ेगा, पहले ओम्स लॉ अलग से आपको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इसको। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है? चलिए अब सपोज कर लो आपको प्रूफ आता है, प्रूफ दैट H इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर टी। आई थिंक फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में था, उसमें क्या किया था बच्चों ने, ये लिख दिया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उसमें ओम्स फॉर्मूला पुट कर दिया, V इज इक्वल टू आई आर, वहां से ये निकाल दिया। अब ये काम तो एक नंबर का है, एक फॉर्मूले से दूसरा निकाल दिया, ये थोड़ी पूछा है आपको जॉल्स लॉ हीटिंग का प्रूफ करना है। पहले ये डिराइव करिए, फिर आगे पुट करके ये दूसरा निकाल। तो पहले इसको भी डिराइव करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि बस एक फॉर्मूले से दूसरा निकाल लिया कि आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो 1 मार्क स्टेटमेंट का हाफ नंबर इसका 1.5 नंबर मिला था 3 में से, अगर आपको याद हो, ठीक है? तो देखो कितना लॉस हो गया। अगर 26 मार्क्स का पेपर है, आपका 1.5 नंबर यहीं से कट गया,
तो कहाँ आपके 26 आउट ऑफ 26 आ रहे हैं, कहाँ आपके 24.5 रह गए। ठीक है ना, तो बिना मतलब के ऐसे मार्क्स कटते जाएंगे सब क्वेश्चंस में, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। चलो इसका प्रूफ देखो। अब जब भी हमने एनर्जी निकालनी है, हीट एनर्जी है ना, जब भी हम एनर्जी निकालते हैं हम पहले वर्क निकालते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला सोचो, रेजिस्टेंस का, करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस का, किसके फॉर्मूले में वर्क आता है, किसके फॉर्मूले में वर्क आता है? आई होता है करंट, होता है क्यू बाय टी, आर होता है वी ओवर आई, आर होता है रो एल बाय ए। पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में वर्क आता है। बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference is work done to bring unit positive charge from one point to another point. Unit of potential difference is volt. तो ये फॉर्मूला है जिसमें वर्क आता है, इसलिए हम यहां से शुरू करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमने वर्क निकाल लिया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एनर्जी के लिए याद रखो कि हमने वर्क निकालना है। वर्क है पोटेंशियल के फॉर्मूले। ओके क्लियर। अब हम Q को कैसे पुट करेंगे, देखो फॉर्मूला हम IRT ऐसे पुट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो चार्ज को करंट की टर्म्स में पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला है करंट का, I = Q बाय T। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो Q को हम पुट करेंगे IT। Q को बाय डेफिनेशन ऑफ करंट हमने I = Q बाय T लिखा, Q को पुट करेंगे IT। एक काम हो गया हमारा। V का क्या लिखेंगे, ओम्स फॉर्मूला पुट कर देंगे। By Ohm's formula, we will put V = IR. So let us make both the substitutions here. Q को लिखा IT, V को लिखा IR. So this becomes I² RT. और अल्टीमेटली यही वर्क हमने पहले बोला कि हीट में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तब इस वर्क को हम लिख देंगे हीट एनर्जी। So this is the proof of Joule's law of heating. H = I² RT। बेसिकली हमने वर्क निकाला, उसमें पुट कर दी वैल्यू, आ गया फॉर्मूला। सो दिस इज वेरी सिंपल डेरिवेशन। एक बार आप इसको लिख के देख लोगे तो भूलेगी नहीं। एक बार कंसेप्ट माइंड में बिठा लो तो कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं। एनर्जी के लिए वर्क निकाला, वर्क निकाल के उसमें वैल्यूज पुट कर दी, आपका फॉर्मूला आ गया। ये डेरिवेशन होगी, तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है ये। ठीक है, देख लो। अब हमने सपोज कर लो V² प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के बाद हम उसको करते हैं, ओम्स फॉर्मूला यूज होगा। तो वी हैव H = I² RT। हमने प्रूव करना है V² RT। आप देखो इसमें आई नहीं है, आई नहीं है ना, आई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यूज हमने करना है ओम्स फॉर्मूला। तो पुट I = V/R। आई को पुट कर दो V/R स्क्वायर करके, मतलब V/R स्क्वायर RT, V²/R² इंटू RT। एक R कैंसिल हो गया, ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया, H इज V²/RT। तो ये बस इतना किया था कई बच्चों ने, ये प्रूफ थोड़ी है, ये तो अभी आपने एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, डिराइव थोड़ी किया। डेरिवेशन तो ये है। ओके क्लियर, क्लियर है ये। अब तीसरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं, H = VIT। H = I² RT। अब VIT इसमें R नहीं है, आप देखो इसमें R नहीं है, तो ओम्स फॉर्मूला से हम इसमें R पुट कर देते हैं, V/I। पुट R = V/I हियर, यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, H = I², R को पुट किया V/I T। एक आई कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया IVT या VIT। ये आपका तीसरा फॉर्मूला भी यहां से आ जाता है।
फाइन, क्लियर है ये डेरिवेशन। अब इसकी 4 एप्लीकेशंस की थी हमने। एक बच्चा मुझे बताएगा कौन सी 4 एप्लीकेशंस की थी हमने जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। जरा नाम बता दो पहले। श्रेया बताएगी, एक मिनट श्रेया। हाँ, एक फ्यूज हो गया, यस। और फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, 2 हो गई। थर्ड कौन सी है? चलो बैठ जाओ। और कोई? कनेक्टिंग वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, थर्ड हो गई। फोर्थ है हीटिंग एलिमेंट ऑफ अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, टोस्टर, आयरन, दैट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। 4 एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है। अब चलो एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। Why are connecting wires made up of copper? बताइए, why connecting wires are made up of copper? अब क्योंकि ये जॉल्स लॉ हीटिंग की एप्लीकेशंस हैं, ये जॉल्स लॉ बीच में जरूर आना चाहिए, जॉल्स लॉ हीटिंग वर्ड जरूर आना चाहिए इसमें। अब जैसे 9th क्लास में आप इतना बड़ा पैराग्राफ लिखते थे, बस वाला क्वेश्चन आता था कि बस में पर्सन बैठा है, ब्रेक लगी, आगे को गिरा, सब कुछ लिख देते थे, इनर्शिया नाम ही नहीं लेते, तो आपके मार्क्स कट जाते थे। जो फिजिक्स होती है ना बीच में, वो जरूर लिखनी होती है। आप एक लाइन में अगर लिखोगे दिस इज बिकॉज ऑफ जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। पूरा एक्सप्लेन कर दोगे एक पैरा में, पर आप इसका लॉ का नाम ही नहीं लोगे, तो आपको फुल क्रेडिट तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसका जो बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं बताया। तो जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये जरूर आना चाहिए इन चारों एग्जाम्पल्स में, उसका नाम जरूर आना चाहिए, दिस इज बिकॉज ऑफ जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। चलो, कनेक्टिंग वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर है, सो इट हैज स्मॉल रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टेंस की वजह से हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। So because of less resistance, less heat is produced. According to Joule's law of heating, because of less resistance, less amount of heat is produced. तो ये इतनी हीट अप नहीं होती। अब हमने ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट किया था, वो जो वायर्स हैं वो हम वहीं से वायर्स को पकड़ते हैं, हमारे कांटेक्ट में आती हैं वायर्स। इफ द वायर्स आल्सो गेट हीटेड अप, हमें ही चोट लग जाएगी, हम ही इंजर हो जाएंगे, इतनी गर्म हो जाएगी हमसे पकड़ी नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो हम चाहते नहीं कि वहां पे हीट प्रोड्यूस हो, इसलिए उसको गुड कंडक्टर से बनाया जाता है, जो इतनी हीट अप होंगी ही नहीं। So this is the reasoning. Is that clear? Second conceptual is the filament of electric bulb is made up of tungsten. Tungsten क्या है? Tungsten is an alloy. टंगस्टन एक एलॉय है और इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से इसको बल्ब के फिलामेंट बनाने में यूज करते हैं। पहली है हाई रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड, हम यही चाहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। हम चाहते हैं वो बल्ब ज्यादा लाइट दे, तो यहाँ पे आप एनर्जी बोल दोगे, अकेली हीट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सो because of more resistance according to Joule's law of heating, more energy it will give out in the form of heat and light. पहला हो गया पॉइंट। एक कैरेक्टरिस्टिक है हाई रेजिस्टेंस, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप देखते हो अगर आप एक वायर को हीट करो ना, कैंडल के ऊपर ही हीट करो, पहले वो रेड हॉट हो जाती है, और हीट करते रहो व्हाइट हॉट हो जाती है, व्हाइट रेड से भी ज्यादा हॉट है, ठीक है। तो उस केस में अगर फिलामेंट जो है हमारा, जब बल्ब इतना ज्यादा हीटअप हो गया, हमारा फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट ही लो है, वो तो मेल्ट ही हो जाएगा, हमारा बल्ब ही खराब हो जाएगा, वो उसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगा इतने टेम्परेचर को, ठीक है ना। जबकि बल्ब कितनी देर चलता रहे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा, फिलामेंट रेड हॉट होगा, फिर व्हाइट हॉट हो जाएगा, और हमें फिर ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, सो इट डज नॉट मेल्ट इवन व्हेन द फिलामेंट बिकम्स रेड हॉट और व्हाइट। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये, पर मेन जो है जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टरिस्टिक काम की है कि हाई रेजिस्टेंस है।
इज दैट ओके? दो एप्लीकेशंस क्लियर हो गई। हाँ, अब थर्ड कर लेते हैं, फ्यूज वायर। पहले तो फ्यूज वायर का मटेरियल क्या होता है? टिन लेड एलॉय। फ्यूज वायर इज टिन लेड एलॉय। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अब हाई रेजिस्टेंस से क्या होता है, आपको डिफाइन कैसे करते हो फ्यूज को? इट्स अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स डेलिकेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है? व्हाट इज अ फ्यूज? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स डेलिकेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग वोल्टेज फ्लक्चुएशन। वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या होती है? जब वोल्टेज या करंट जो है वो एकदम से ज्यादा आ जाता है। एक मिनट, आप देखो उसमें क्या होता है, आपका माइक्रोवेव है जैसे, वो कभी चलता है फिर कभी बंद हो जाता है अपने आप, कभी ऐसा होता है ना, ऑन ऑफ हो जाता है, आप स्विच बंद कर देते हो, क्योंकि अगर एकदम से हैवी करंट उसमें से पास करेगा तो खराब हो जाएगा। सेम इज द केस विद अदर अप्लायंसेस आल्सो। तो अगर लाइव वायर में पहले से एक मेन फ्यूज लगा होगा, सीरीज में जो लगा होता है, तो अगर बाहर से करंट ज्यादा आ रहा है, आपकी वोल्टेज नॉर्मल से ज्यादा आ रही है, तो जब ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो मेन फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाता है। पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए चली जाती है, कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाता है, तो वो फ्यूज रिप्लेस करके ठीक हो जाता है। आजकल फ्यूज नहीं है, आजकल तो एमसीबी लगे हुए हैं जो ट्रिप कर जाते हैं, तो फिर वो उसको हम रेज कर देते हैं, ठीक हो जाता है ना? पहले क्या होता था, हर एक रूम में यहाँ पे स्विच बोर्ड में एक फ्यूज लगा होता था, तो वो जब क्या होता था, करंट सेफ लिमिट से थोड़ा ज्यादा फ्लो करता था, उस रूम की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी, क्योंकि वहां का फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाता था, वो वायर मेल्ट हो जाती थी बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। फिर नया फ्यूज लगा देते थे, कुछ देर बाद जब वोल्टेज नॉर्मल हो जाती थी तो सब फिर दोबारा चलता था, पर अप्लायंस खराब नहीं होते उससे, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के करके अप्लायंस खराब नहीं होते हैं, राइट? तो अब इसकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे यूज में आ रही हैं, इसके फंक्शनिंग में, वो देखिए। ड्यूरिंग वोल्टेज फ्लक्चुएशन व्हेन करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट, करंट हैज हीटिंग इफेक्ट अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ज्यादा करंट जब फ्लो किया तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस हुई, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। So because of more resistance, more heat is produced, और लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वायर मेल्ट हो जाएगी, जल्दी मेल्ट हो जाएगी। करंट अगर थोड़ा भी सेफ लिमिट से ऊपर हुआ, जितनी हीट यूजुअली प्रोड्यूस होती है उससे थोड़ी भी ज्यादा प्रोड्यूस हुई, तो क्या होगा कि वायर लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से मेल्ट हो जाएगी, मेकिंग द सर्किट टेम्परेरीली इनकम्प्लीट। हम कहेंगे फ्यूज हैज ब्लोन ऑफ, फ्यूज उड़ चुका है, और जो हमारे डेलिकेट अप्लायंसेस वहां तक करंट पहुंचेगा ही नहीं, वो बच जाएंगे डैमेज से। फिर कुछ देर बाद वोल्टेज नॉर्मल हो जाएगी, हम बल्ब से हमें पता चल जाएगा, जो नहीं तो वो फ्लिकर करेगा, तो जब वो नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद हम नया फ्यूज लगा देते हैं, फिर से सब कुछ चल पड़ता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज, ये आपने एक्सप्लेन करना। तो जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगेन उसमें आ रहा है, हाई रेजिस्टेंस की वजह से उस वायर में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, करंट थोड़ा सा भी नॉर्मल से ज्यादा हुआ तो इसमें थोड़ी और हीट प्रोड्यूस होगी, और लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो वायर मेल्ट हो जाएगी और सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, राइट? ओके, अब इसके बाद आपकी फोर्थ एप्लीकेशन है नाइक्रोम। नाइक्रोम इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, हीटर, गीजर, टोस्टर एक्सेट्रा। अब ये निकल, आयरन, क्रोमियम का एलॉय है। इसके 3 पॉइंट्स हैं। देखो, हम चाहते हैं कि गीजर में 10 मिनट्स में पानी गर्म हो जाए, सैंडविच आपका 5 मिनट्स में बन जाए। हमें इन सभी एप्लीकेशन में, अब आयरन लेके बैठते हो, फटाफट वो गर्म हो जाती है 2-3 मिनट में, और आप क्लोथ्स को आयरन कर लेते हो। अब इसमें आप चाहते हो कि हीट जल्दी से प्रोड्यूस हो, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो,
तो उसमें अगर हम कॉपर यूज कर लेंगे, उसका तो रेजिस्टेंस कम है, उसमें हीट भी कम ही प्रोड्यूस होगी, वो सफिशिएंट नहीं होगी। तो इसमें नाइक्रोम यूज किया जाता है, जिसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाइक्रोम की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग मोर हीट प्रोड्यूस हो गई, वही जो हमें चाहिए, पहली चीज तो हो गई। इसमें हमें लो रेजिस्टेंस वाला मटेरियल सूटेबल ही नहीं, हमें ज्यादा हीट चाहिए। सेकंड है इट डजंट गेट ऑक्सीडाइज्ड इवन एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स। और थर्ड है सिंस इट इज अलॉयड इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। लिखवाए हुए हैं ये तीनों पॉइंट्स आप, मेन पॉइंट यही वाला है जो जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आता है।